नमस्कार दोस्तों, मैं शिवमन सोलंकी लॉ टेस्टिंग प्लस में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 10 जो कि एजेंसी से संबंधित है उनके कुछ सेक्शन के ऊपर चर्चा की थी। आज मैं आपसे टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के ऊपर चर्चा करूंगा कि अगर कोई एजेंसी बन गई है तो उसको कैसे टर्मिनेट किया जाता है। उनके जो प्रावधान इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिए गए हैं उन एक एक प्रावधान के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। मैंने अपने पिछले लेक्चर में एजेंट्स के अपॉइंटमेंट के ऊपर बात की थी, सब एजेंट के अपॉइंटमेंट के ऊपर बात की थी, रेटिफिकेशन के ऊपर बात की थी। तो इसके पहले कि मैं आपको टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की ओर ले जाऊं, मैं आपको एजेंट्स, सब एजेंट और रेक्टिफिकेशन जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात की है उसको हल्का सा रिकैप कर देता हूँ, ताकि आपको, यदि आपने पिछला लेक्चर हमारा नहीं देखा है तो उससे आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। तो एजेंसी चैप्टर 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर्वप्रथम अपॉइंटमेंट एंड एजेंट ऑफ अथॉरिटी की बात करता है। सेक्शन 182 एजेंट एंड प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। कौन एजेंट होगा, कौन प्रिंसिपल होगा। कोई व्यक्ति अपने किसी काम के लिए यदि किसी व्यक्ति को रखता है तो वो एजेंट होगा, और जो व्यक्ति रखता है वो उसका प्रिंसिपल होगा। 183 बताता है हु मे एम्प्लॉय एजेंट, यानी कि प्रिंसिपल कौन होगा। तो इस पर सिर्फ ये बताया गया है कि प्रिंसिपल वो होगा जो कि मेजर होगा और साउंड माइंड होगा। सेक्शन 184 हु मे बी एन एजेंट, यानी कि एजेंट कौन होगा। वहाँ ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति एजेंट हो सकता है, लेकिन यदि माइनर को या फिर अनसाउंड माइंड को एजेंट आप बनाते हैं तो उसकी लायबिलिटी टुवार्ड प्रिंसिपल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी। सेक्शन 185 में बताया गया है कि कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, यानी एजेंसी को बनाने के लिए कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं है। हमारे संविदा अधिनियम में संविदा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जनरल रूल नियम यही है कि विदाउट कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, परंतु ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अपवाद है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी। सेक्शन 186 एजेंट अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सेक्शन 186 में बताया गया है कि एजेंट की जो अथॉरिटी होगी वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। सेक्शन 187 में बताया गया है कि डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी, कि एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होती है और इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है, इसकी परिभाषा दी गई सेक्शन 187 में। एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या होगी, यदि कोई प्राधिकार बोले गए शब्दों के द्वारा या लिखे गए शब्दों के द्वारा दिया गया है तो वो एक्सप्रेस अथॉरिटी है। इम्प्लाइड अथॉरिटी यानी कि मामले की परिस्थिति से यदि कोई इन्फर्ड करना, अनुमान लगाना है तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी। सेक्शन 188 में बताया गया है एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी। अगर कोई लॉफुल एक्ट के लिए कोई अथॉरिटी किसी एजेंट को दी गई है तो वो एजेंट हर ऐसी विधिपूर्ण बात को करने का प्राधिकार रखता है जो ऐसे कार्य को करने के लिए आवश्यक हो। और अगर ये अथॉरिटी किसी व्यापार के लिए दी गई है तो हर ऐसा कार्य जो कारोबार के संचालन के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या उसके अनुक्रम में
प्राय दी जाता हो तो हर वो कार्य कर सकेगा। ये तो सेक्शन 188। अब सेक्शन 189 के ऊपर चलते हैं। सेक्शन 189 बताता है कि एजेंट अथॉरिटी इज एन इमरजेंसी, कि अगर कोई आपात की स्थिति है तो उस परिस्थिति में अभिकर्ता की क्या अथॉरिटी होगी, क्या प्राधिकार होगा। आपात की स्थिति में एजेंट की वही ड्यूटी होगी जो, यदि उसका कोई काम होता, एजेंट का कोई व्यक्तिगत काम होता और उसमें जो मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने मामले की परिस्थिति में से कोई कार्य करता अपने मालिक को बचाने के लिए, वैसे ही वो एजेंट भी काम करेगा। एन एजेंट हैज अथॉरिटी is an emergency to do all such act for the purpose of protecting his principal from loss would be done by a person of a ordinary prudence in his own case under similar circumstances। 190 से सब एजेंट शुरू होता है। सब एजेंट में सेक्शन 190 में बताया गया है कि व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, कि अभिकर्ता कब प्रत्यायोजन नहीं कर सकते, यानी जब व्हेन एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट विच ही हैज एक्सप्रेसली और impliedly undertaken to perform personally unless by the ordinary course of trade of sub-agent may or from the nature of the agency a sub-agent may be employed। कोई अभिकर्ता उन कार्यों के पालन के लिए जिनके कार्य का पालन का भार उसने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली व्यक्तिगत नियोजन के रूप में न लिया हो, या फिर व्यापार के लिए, यानी कि अगर कोई रूढ़ी है, कस्टम है कि उसको व्यक्तिगत वो कार्य करना होता है, या फिर एजेंसी के प्रकृति के अनुसार वो कार्य उसको व्यक्तिगत करना है, तो ऐसे कार्य का वो डेलीगेशन नहीं कर सकता। तो जनरल रूल इसमें ये होगा कि अगर किसी कार्य के लिए एजेंट ने पर्सनली अंडरटेकिंग दी है कि ये कार्य मैं स्वयं करूँगा तो उसे स्वयं करना पड़ेगा, लेकिन यदि व्यापार के मामूली रूढ़ी के अनुसार या अभिकरण की प्रकृति के अनुसार वो किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है तो दे सकेगा। सेक्शन 191 में सब एजेंट को डिफाइन किया गया है कि सब एजेंट कौन होगा। सब एजेंट जो होगा एजेंट के कंट्रोल में काम करेगा और एजेंट के द्वारा ही नियोजित किया जाएगा। सेक्शन 192 में बताया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, यानी कि अगर कोई सब एजेंट जो है प्रॉपरली अपॉइंट किया गया। प्रॉपरली अपॉइंट का मतलब है कि जिस एजेंट को सब एजेंट को अपॉइंट करने के लिए प्रिंसिपल के द्वारा उसको अथॉरिटी दी गई है, तो उस परिस्थिति में मालिक उसके कार्यों से ऐसे ही आबद्ध होगा और उसके लिए उत्तरदायी होगा मानो मालिक के द्वारा मूलतः नियुक्त किया गया एजेंट हो। सेक्शन 193 में बताया गया है एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर विदाउट अथॉरिटीज को नियुक्त किया गया है, अगर उसको विदाउट अथॉरिटी किसी एजेंट के द्वारा किसी सब एजेंट को नियुक्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो एजेंट होगा वो सब एजेंट का मालिक के रूप में होगा, यानी कि सब एजेंट होगा वो एजेंट को प्रिंसिपल समझेगा, उसके लिए वो प्रिंसिपल ही, जो एजेंट होगा उसके लिए वही प्रिंसिपल होगा। और ऐसा नियोजित व्यक्ति मालिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है,
ना ही उसके कार्य के लिए मालिक उत्तरदायी है और ना ही वो मालिक के प्रति उत्तरदायी है। सेक्शन 194 में ये बताया गया है, सेक्शन 194 सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की बात करता है। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी, जहाँ की एजेंट को अभिकरण के कारोबार के लिए मालिक के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को एक्सप्रेसली या एम्प्लॉयडली नामित करने के लिए कहा जाता है और वो उसके बाद उस व्यक्ति को नामित कर देता है, तो ऐसा नामित व्यक्ति वो सब एजेंट नहीं होगा, बल्कि एजेंसी के कार्य के लिए मालिक का एजेंट होगा। तो ऐसे व्यक्ति को सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कहा जाता है। अब सेक्शन 195 में बताया गया है कि एजेंट की ड्यूटी क्या होगी। अगर एजेंट को प्रिंसिपल के द्वारा किसी व्यक्ति को नामित करने के लिए कहा जाता है अभिकरण के कारोबार के लिए, अभिकरण के कार्य के लिए, तो वो वैसे ही विवेक का प्रयोग करने के लिए आबद्ध है जैसे मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति अपने निजी मामलों में करता है। और यदि वो ऐसा करता है और उसके बाद वो नामित अभिकर्ता अपने कार्य में उपेक्षा करता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो एजेंट जो होगा मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सेक्शन 196 से रेटिफिकेशन की बात शुरू होती है, यानी अनुसमर्थन की बात होती है कि ऐसा कोई कार्य जो उसकी अथॉरिटी के बिना कर दिया गया हो तो उसका अनुसमर्थन। अगर कोई एजेंट जो होगा कुछ ऐसा कार्य करेगा जिस कार्य को करने के लिए उसे अथॉरिटी नहीं थी और बाद में प्रिंसिपल उस कार्य को रेटिफाइड कर देगा, यानी उसका अनुसमर्थन दे देगा, तो उन कार्यों के वैसे ही परिणाम होंगे मानो वो उसकी अथॉरिटी के अंदर किए गए। 197 में बताया गया है रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। और एक्सप्रेस क्या होता है और इम्प्लाइड क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूँ। 198 में बताया गया नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। अगर किसी विधिमान अनुसमर्थन के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता जिसे मामले के तत्वता त्रुटियुक्त हो, यानी कि अगर किसी चीज़ का आप अनुसमर्थन करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आपको उस बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि किस बात का आप अनुसमर्थन कर रहे हैं। और नॉलेज ना होने पर भी यदि आप अनुसमर्थन कर देते हैं तो ये आपका जो रेटिफिकेशन है वो मटेरियल डिफेक्टिव माना जाएगा। सेक्शन 199 में बताया गया है इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर कोई कार्य विदाउट अथॉरिटी आंशिक रूप से कर दिया गया है तो आप अगर उसको रेटिफाइड करेंगे तो पार्टली नहीं करेंगे, आंशिक नहीं करेंगे, वो उसको पूर्णतः ही करना पड़ेगा, यानी संपूर्ण व्यवहार का ही अनुसमर्थन करना पड़ेगा। आंशिक रेटिफिकेशन इज नॉट अलाउड, ये सेक्शन 199 कहता है। सेक्शन 200 बताता है कि रेटिफिकेशन ऑन अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजरी थर्ड पर्सन। सेक्शन 200 में बताया गया है कि यदि कोई एजेंट ऐसा कार्य करता है जो उसकी अथॉरिटी के बाहर है, बाद में अगर प्रिंसिपल उसको रेटिफाइड करता है तो उस रेटिफिकेशन से, उस अनुसमर्थन से किसी थर्ड पार्टी को कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यदि उसके रेटिफिकेशन से किसी थर्ड पार्टी को इंजरी होती है तो ऐसी स्थिति में वो रेटिफिकेशन नहीं कर पाएगा। सेक्शन 201 में बताया गया है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के बारे में बात की गई है कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी जो होगी वो किस तरीके से होगी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी को मैंने अपने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ाया था। हमारा जो लेक्चर होगा वो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी से ही स्टार्ट होना था। अभी तक मैं अपने पिछले लेक्चर का रिकैप कर रहा था।
तो आइए टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी के ऊपर चलते हैं। एन एजेंट इज टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल revoking his authority or by agent renouncing his business of the agency or by the business of the agency being completed or by either principal or agent dying or becoming unsound mind or by principal being an adjudicated and insolvent under the provision of any act for the time being in force for the relief of insolvent debtor। तो एजेंसी का टर्मिनेशन मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। पहला, यदि प्रिंसिपल जो है एजेंसी को रिवोक कर दे। दूसरा, एजेंट जो है ये रिनाउंस कर दे कि मैं अब ये कार्य नहीं करना चाहता हूँ। तीसरा, आइदर प्रिंसिपल और एजेंट डाइंग और अनसाउंड माइंड, यानी प्रिंसिपल या एजेंट में कोई भी हो, दोनों में से वो मर जाए या फिर अनसाउंड माइंड हो जाए। चौथा, प्रिंसिपल जो होगा इंसॉल्वेंट हो जाए। तो ये 4 तरीके हैं जिससे एजेंसी का टर्मिनेशन होता है। सेक्शन 202 में बताया गया है कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज एन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। Where the agent has himself an interest in the property which from the subject matter of the agency, the agency cannot in the absence of express contract be terminated of the prejudice of the such interest। कि जहाँ की अभिकर्ता का विषय वस्तु में कोई हित है, वहाँ अभिकरण का पर्यावसान, जहाँ की उस संपत्ति में जो अभिकरण की विषय वस्तु है अभिकर्ता का कोई हित है, वहाँ अभियुक्त संविदा के अभाव में अभिकरण का परिवेशन ऐसे नहीं किया जाएगा कि उसके हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। क्या कहता है सेक्शन 202? सेक्शन 202 ये कहता है कि अगर किसी एजेंसी का टर्मिनेट किया जा रहा है और एजेंट का उस एजेंसी में कोई सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व है, तो ऐसी स्थिति में उस एजेंसी का टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे एजेंट के राइट्स को पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेसली कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम सब्जेक्ट मैटर में कोई इन्वॉल्वमेंट होने पर भी हम एजेंसी का टर्मिनेशन कर सकते हैं, तो वो टर्मिनेशन कर पाएगा। सेक्शन 203 में बताया गया है कि व्हेन प्रिंसिपल में रिवोक एजेंट अथॉरिटी, कि कब प्रिंसिपल जो होगा एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है। द प्रिंसिपल में सेव एज इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, रिवोक हैज अथॉरिटी गिवन टू एजेंट at any time before the authority has been exercised so as to bind the principal। पूर्वगामी अंतिम धारा द्वारा अन्यथा उपबंधित दशा को छोड़ करके मालिक अपने अभिकर्ता को दिए गए प्राधिकार का प्रतिकरण ऐसा उपयोग किए जाने से पूर्व मालिक आबद्ध हो जाए, किसी भी समय कर सकता है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि प्रिंसिपल अथॉरिटी को कब रिवोक कर सकता है? तो जवाब यह है कि प्रिंसिपल जो होगा उस अथॉरिटी का प्रयोग किए जाने से पहले किसी भी समय कर सकता है। यानी कि अगर एजेंट को कोई कार्य दिया गया है उस अथॉरिटी के तहत और एजेंट को उस काम पूरा करने से पहले या एजेंट के द्वारा काम शुरू करने से पहले अगर उसकी मालिक चाहे तो उसको रिवोक कर सकता है। सेक्शन 204 में बताया गया है रिवोकेशन बाय अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज। The principal cannot revoke the authority given to the agent after the authority has been partly exercised
so far as regards such act and obligation as arises from act already done in the agency. मालिक अपने अभिकर्ता को प्राधिकार का प्रतिसंहरण उस प्राधिकार के भागता प्रयोग के पश्चात नहीं कर सकता जहां तक कि अभिकरण में पहले से के कार्यों से उद्भूत कार्यों और बाध्यताओं का संबंध हो। यानी कि एजेंट को किसी कार्य के लिए यदि कोई अथॉरिटी दी गई है और उस एजेंट ने उस कार्य का कुछ हिस्सा कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल जो होगा उस अथॉरिटी को टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं सेक्शन 205 की ओर। सेक्शन 205 बताता है कंपनसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनाउंसिएशन बाय एजेंट। Where there is an express or implied contract that the agency should be continued for any period of time, the principal must pay compensation to the agent or the agent to the principal as the case may be for any previous revocation or renunciation of the agency without sufficient cause. यहाँ पर यह बताया गया है यदि कोई एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है किसी पीरियड ऑफ टाइम तक का कोई कार्य को करने के लिए, यानी कि एक कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइडली कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि हम 3 वर्ष तक इस एजेंसी को चलाएंगे और उन 3 वर्षों से पहले यदि प्रिंसिपल एजेंसी को रिवोक कर देता है तो उस परिस्थिति में यदि एजेंट को कोई नुकसान होता है तो प्रिंसिपल उसका भरपाई करेगा कंपनसेशन के द्वारा, या फिर उन 3 वर्षों के दौरान एजेंट जो है रिवोक रिनाउंस कर देता है कि मैं इस एजेंसी में अब काम नहीं करूंगा, इस अथॉरिटी को जो है मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो अगर ये दोनों ही काम चाहे प्रिंसिपल के द्वारा हो या एजेंट के द्वारा हो विदाउट सफिशिएंट कॉज किया जाता है तो उस कंडीशन में दोनों को एक दूसरे को कंपनसेशन दिया जाएगा एज द केस में भी। यानी कि यदि कोई सफिशिएंट कॉज है उस एजेंसी को टर्मिनेट करने का जो एक निश्चित समय तक एजेंसी को चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली किया गया था तो उस कंडीशन में आप टर्मिनेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि सफिशिएंट कॉज नहीं है और टर्मिनेशन करते हैं तो अगर प्रिंसिपल करेगा तो एजेंट को कंपनसेशन देगा और एजेंट करेगा तो प्रिंसिपल को कंपनसेशन दे देगा नुकसान होने पर। सेक्शन 206 नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रिनाउंसिएशन की बात कहता है रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन एट सच रिवोकेशन और रिनाउंसिएशन otherwise the damage thereby resulting to the principal or the agent as the case may be must be made good to the one by other। ऐसे प्रतिसंहरण या तंजन की युक्त सूचना देनी होगी, अन्यथा यथास्थिति मालिक को या अभिकर्ता को तद्वारा होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति एक को दूसरा करेगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर एजेंसी को टर्मिनेट किया जाता है तो या फिर एजेंसी को रिनाउंस कर रहा है, छोड़ने की बात कह रहा है, तो उस कंडीशन में रीजनेबल नोटिस देनी पड़ेगी। और यदि नोटिस वो नहीं देता है तो उस परिस्थिति में यदि किसी पक्ष का नुकसान होता है तो वो उसकी भरपाई करेगा। सेक्शन 207 में बताया गया है रिवोकेशन और रिनाउंसिएशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। रिवोकेशन और रिनाउंसिएशन जो होगा वो एक्सप्रेस हो सकता है और इम्प्लाइड भी होता है। एक्सप्रेस कैसे होगा? बोले गए लिखे गए शब्दों के द्वारा, और इम्प्लाइड क्या होगा? प्रिंसिपल के कंडक्ट के द्वारा या फिर एजेंट के कंडक्ट के द्वारा। सेक्शन 187 में अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली की बात कही गई थी, और सेक्शन 195(7) में रेटिफिकेशन एक्सप्रेस और इम्प्लाइडली की बात कही गई थी। सेक्शन 208 बताता है वन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट अथॉरिटी टेक इफेक्ट एज टू एजेंट एज टू थर्ड पर्सन
The termination of authority of agent does not, so far as regard the agent, take effect before it becomes known to him, or so far as regard third person before it becomes known to them. अभिकर्ता के प्राधिकार का परिवर्तन जहाँ तक अभिकर्ता का संबंध है उसके ज्ञान से पूर्व और जहाँ तक पर व्यक्ति का संबंध उसके ज्ञान होने से पूर्व प्रभावी नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपने एजेंसी को टर्मिनेट किया है, अगर प्रिंसिपल के द्वारा टर्मिनेट किया गया है तो वो एजेंट को सूचना देगा, और एजेंट की जब तक नॉलेज नहीं होगी तो ये टर्मिनेशन नहीं माना जाएगा। और अगर एजेंट के द्वारा रिनाउंस किया गया है तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल को सूचना देगा। जब तक प्रिंसिपल के नॉलेज में टर्मिनेशन की बात नहीं आती है तब तक वो प्रभावी नहीं होगा। ये सेक्शन 208 कहता था। अब सेक्शन 209 की ओर चलते हैं। सेक्शन 209 में बताया गया है एजेंट ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंटी बाय प्रिंसिपल डेथ और इंसैनिटी। When an agency is terminated by the principal dying or becoming of unsound mind, the agent is bound to take on behalf of the representative of the late principal all reasonable steps for the protection and preservation of the interest entrusted to him. जबकि मालिक की मृत्यु उसके विकसित हो जाने से, अभिकरण का पर्यवसान हो जाने से, तब अभिकर्ता को अपने नए हितों का संरक्षण और परिरक्षण के लिए अपने भूतपूर्व मालिक के प्रतिनिधियों की ओर से युक्त कदम उठाने के लिए आबद्ध है। यहाँ पर यह बताया गया है सेक्शन 209 में कि अगर एजेंसी का टर्मिनेशन प्रिंसिपल की डेथ से या उसकी इंसैनिटी से होता है, यानी उसके पागल हो जाने से होता है, विकसित हो जाने से होता है, तो उस परिस्थिति में एजेंट इज बाउंड टू टेक on behalf of the representative of the late principal are reasonable steps for the protection and preservation of the interest entrusted to him. एजेंट के अंदर जो अथॉरिटी को हितों के संरक्षण के लिए जो उसके कार्यभार सौंपा गया है, अगर मालिक की मृत्यु हो जाती है या मालिक विकसित हो जाता है तो उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उनकी तरफ से काम करेगा और एजेंसी के हित की सुरक्षा करेगा। सेक्शन 210 में बताया गया है टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट अथॉरिटी। अभिकर्ता के प्राधिकार का परिवर्तन उन सब उपाभिकर्ताओं के जो उसके नियुक्ति किए गए हों, प्राधिकार का उन नियमों के अधीन जो अभिकर्ता के प्राधिकार के प्रश्न के बारे में एतस्मिन् अंतर्विष्टे पर्यवसान कारित कर देगा। द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट कॉज टर्मिनेशन subject to the rule herein contained regarding to the termination of agent authority of all sub-agents appointed by him. यहाँ पर सेक्शन 210 ये कहता है यदि यहाँ पर सेक्शन 208 कहता है कि यदि अथॉरिटी को टर्मिनेट कर दिया गया है तो उस टर्मिनेशन का प्रभाव होगा कि वो एजेंट जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा, और एजेंट के टर्मिनेशन का प्रभाव ये होगा कि वो सब एजेंट भी टर्मिनेट हो माना जाएगा। अभिकर्ता के प्राधिकार का पर्यवसान होने पर उसके द्वारा नियुक्त समस्त उपाभिकर्ता के प्राधिकार का भी पर्यवसान हो जाता है। अब इसके आगे एजेंट ड्यूटी टू प्रिंसिपल है, यानी कि मालिक के प्रति अभिकर्ता के कर्तव्य है, जो कि सेक्शन 211 से लेकर 222 तक का है। इसके संदर्भ में मैं अपने आने वाले लेक्चर में चर्चा करूंगा। यदि आपको मेरा चैनल समझ में आता है तो कृपया से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।